हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने समझ लिया था हमारे आमाशय के बारे में, स्टमक के बारे में, उसके मेन पार्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम चर्चा करेंगे वो स्टमक के बारे में ही करेंगे, यानी कि आमाशय के बारे में ही करेंगे, क्योंकि कुछ जो पार्ट था उसके अंदर हमारा रह गया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डायग्राम की हेल्प से कि किस तरह से जो है हमारे जो स्टमक है, जो आमाशय है, वो किस तरह से डिवाइड, कौन कौन से पार्ट्स में वो विभक्त होता है या विभाजित होता है या डिवाइड होता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं स्टमक की, यानी कि आमाशय। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक, चलिए। अब इसके अंदर जो ऊपर का भाग है ये क्या है, ये तो है हमारी ईसोफेगस। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है, स्टमक का है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि आमाशय की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। चलिए, तो ये हमारा ईसोफेगस वाला पार्ट हो गया। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर इस जगह पर, यहां पर क्या होता है, एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से, ये इस जगह पर। ठीक है, बिल्कुल ईसोफेगस के नीचे वाले जो भाग होता है इस पर एक स्पिंक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था कार्डियक स्पिंक्चर। क्यों कार्डियक स्पिंक्चर क्यों कहा था, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, हमारे हृदय के समीप स्थित है। ये डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे की तरफ है, यहां पर है, तो बिल्कुल हृदय के समीप में स्थित है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको कार्डियक स्पिंक्चर बोलते हैं। ठीक, अब ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ठीक है, हमने 3 भागों में इसको विभाजित किया था। फंडस पार्ट में सबसे पहले, तो ये वाला भाग कौन सा है इसका, ये इसका फंडस वाला भाग है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, यह कंप्लीट है इसकी बॉडी। ठीक, फंडस हो गया, बॉडी हो गया, और फिर ये इसका कौन सा भाग है, ये तीसरा जो भाग है इसका, ये भाग कहलाएगा इसका पाइलोरस, ये पाइलोरिक, हम पाइलोरिक रीजन कह देते हैं इसको, पाइलोरिक। ठीक है, तो फंडस, बॉडी और पाइलोरिक 3 पार्ट में डिवाइड है। इस जगह पर यहां भी क्या होता है कि एक और वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक, इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, कार्डियक स्पिंक्चर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कहां पर है, ये पाइलोरिक रीजन के यहां पर उपस्थित है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, हम इसको यहां मेंशन कर देते हैं। आपको विजिबल हो रहा है यहां पे, इस जगह दिख रहा है। चलिए, पाइलोरिक स्पिंक्चर। ठीक है,
ये पाइलोरिक स्फिंक्टर हो गया। ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये वाला जो ऊपर वाला कर्व है इसको तो हम क्या बोलेंगे, लेसर कर्वेचर। क्या बोलेंगे, ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से, यहां से ये आपको यहां तक है, जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है इस कर्व को हम बोलेंगे लेसर कर्वेचर। या लेसर कर्व, ठीक है ना, हम इसको बोलेंगे लेसर कर्व। और ये जो आपको कर्व दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है, ये जो कर्व है, इस कर्व को हम बोलेंगे अपर कर्व। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, चलिए अब देखिए यहां पर ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला तो है हमारा इसोफेगस, फिर यहाँ पे क्या है, कार्डियक स्पिक्चर प्रेजेंट है। जैसे ही जो फूड था यानी कि जो बोलस था उसमें क्या मिक्स हुआ, वो सलाइवा में मिक्स होके कहां पर आया, इसोफेगस से नीचे इस कार्डियक स्पिक्चर वॉल पे आया। एक तरह का वॉल्व है ये। जैसे ही भोजन यहाँ पर आया तो क्या हुआ, ये किसके बने हुए हैं, ये मसल्स के बने हुए हैं, यानी कि पेशियों के बने हुए हैं। तो इनमें क्या हो रहा है, संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो जब इसमें संकुचन की क्रिया होगी तो ये ओपन होगा, खुलेगा। जैसे ही खुलेगा तो जो भोजन है वो कहाँ आएगा, हमारे आमाशय के अंदर आएगा। ठीक है, और हमारे आमाशय में क्या उपस्थित है, हमारे आमाशय में HCl उपस्थित है। ठीक है ना, जो सीक्रेट होता है किससे, ऑक्जेंटिक सेल से, या क्या बोलते हैं उसको, पैरेटल सेल से। ठीक है, वो क्या करती है, HCl का सीक्रेशन करती है। जो HCl का स्टमक में अवेलेबल है, जो उपस्थित है, उसका पीएच कितना होता है, 1.5 से लेके 1.8 तक होता है। हाईली एसिडिक, अम्लता ज्यादा होती है उसके अंदर। ये अम्ल क्या कार्य करता है, जो आपका भोजन आ रहा है, ठीक है, सलाइवा के साथ मिक्स होकर बिल्कुल घुलकर, एक जो हम कहते हैं निवाले का, निवाला जो है वो जब पेट में आता है तो उसमें क्या होता है, जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लीयता दिखाता है। हाईली एसिडिक होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये भोजन के साथ में मिक्स होता है तथा भोजन का ये क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जठराग्नि भी बोलते हैं। क्योंकि जठर रस, क्योंकि ये क्या है, जठर, यहाँ पे जठर ग्रंथियां उपस्थित है, उनमें क्या है, जठर रस भरा हुआ है। तो जठर रस का जब श्रावण होता है तो वो HCl के साथ मिलकर हमारे भोजन का क्या करती है, पाचन करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे भोजन का हमारे जो आमाशय में, स्टमक में पाचन होता है। जब ये पाचन होता है तो इसके अंदर हमने बात करी थी कि इसमें कुछ उभार नजर आते हैं हमें, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें हम रुगे ही कहते हैं। ठीक है, एक लंबावत क्या दिखते हैं हमें, उभार नजर आते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में, जब हमारा पेट खाली होता है, जब उदर खाली है, मतलब हम कह सकते हैं कि एक तरह से जब आमाशय खाली है तो उस दौरान आपको कुछ रेखित प्रवर्ध दिखाई देते हैं आपको, या वलय दिखाई देते हैं जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वलय क्या है, जब खाली पेट है उस दौरान ही ये आपको दिखाई देते हैं, यानी कि आमाशय के खाली होने के दौरान। जैसे ही इसमें भोजन आता है तो ये वलय क्या हो जाते हैं, ये वलय डिसअपियर हो जाते हैं, यानी कि दिखना बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उनकी हमने बात करी थी। और हमने ये भी समझा था उसके अंदर कि अगर ये किसी में खाली पेट में वलय नहीं दिखाई देते हैं, वो किसका संकेत होता है, वह जो आमाशय का कैंसर होता है उसका संकेत होता है। ठीक है, वहां तक हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl के प्रेजेंस के अंदर और जठररस के प्रेजेंस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे भोजन का पाचन होगा, और वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होगा कायमे में। किसमें, क्योंकि अंदर क्या होता है, आपके जो स्टमक होता है उसमें चर्निंग मूवमेंट होता है, जैसे घट्टी में गेहूं पिसता है ना, उसी तरह से जो आपका भोजन है वह HCl के साथ मिलकर, जठर रस के साथ मिलकर क्या करता है, पिसता है। ठीक है, और पिस के उसका कैसा बन जाता है, एकदम पेस्ट बन जाता है, लुगदी की तरह पेस्ट बन जाता है। ये पेस्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कायमे बोलते हैं। फिर जब ये पेस्ट होता है, ये कहाँ आता है, ये पेस्ट यहाँ पे आता है हमारे पाइलोरिक स्पिक्चर पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कार्डियक स्पिंक्चर प्रेजेंट है, वैसे यहाँ पे ड्यूडेनम के पार्ट पे क्या उपस्थित है, ये पाइलोरिक स्पिंक्चर प्रेजेंट है। तो ये कहाँ जुड़ी हुई है, ये वाला पार्ट क्या है, ये है हमारा ड्यूडेनम। ये देखिए, ठीक है, तो यहां पर ये पाइलोरिक स्पिंक्चर प्रेजेंट है। जैसे ये ओपन होता है तो यहां से जो कायमे है वो कहां चला जाता है, वो हमारे ड्यूडेनम से चला जाता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहां से कौन से रीजन स्टार्ट हो जाता है, हमारा इंटेस्टाइन वाला, यानी कि आंत वाला जो रीजन है, वो आंत वाला रीजन यहां से शुरुआत उसकी हो जाती है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में?
ठीक, यहां हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक में। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इसके पूरे पॉइंट्स को हम समझेंगे कि अब आगे इसमें और क्या होगा। चलिए तब तक आप ये जो डायग्राम है वो नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर ईसोफेगस थी और कार्डियक स्ट्रक्चर के सभी बारे में हमने बात कर ली थी। ये वाला भाग क्या था, हमारा लेसर कर्वेचर, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ये हमारा लेसर कर्वेचर, ये हमारा अपर कर्वेचर, या हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, लेसर कर्वेचर या ग्रेटर कर्वेचर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम एक एक करके क्या करते हैं, इसके बारे में एक एक पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले क्या, देखिए जो हमारा भोजन है वो सर्वाधिक मात्रा में, क्या सर्वाधिक समय के लिए हम कहते हैं कि हमारे जो आमाशय में है संग्रहित रहता है। तो हम इसमें क्या क्या, क्या, क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं कि आमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक संग्रहित रहता है, संग्रहित रहता है, पहली चीज। दूसरे पॉइंट की हम चर्चा करें तो इसमें यह अम्लीय रस में, अम्लीय रस क्या है, यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl में घुलकर भोजन को मिश्रित करता है, मिश्रित करता है। ठीक है, इसमें जो अम्लीय रस होता है, अम्लीय रस है यानी कि HCl, pH कितना होता है, 1.5 से लेकर 1.8 तक होता है, हाईली एसिडिक मीडियम होता है। ठीक है, हमारे आमाशय में, हमारे जो आमाशय है उसमें भीतर की तरफ क्या होती है, कुछ म्यूकस पाई जाती है, यानी कि जो म्यूकस या इनको श्लेष्म बोल सकते हैं, हमारे आमाशय में श्लेष्म का स्त्रावण होता है, श्लेष्म का स्त्रावण होता है, व जो श्लेष्म व बाइकार्बोनेट, श्लेष्म और बाइकार्बोनेट ये क्या करते हैं, जो हाईली एसिडिक क्या है हमारा HCl है, उससे हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग है, अंदर की जो परत है, यानी कि इसको पूरे को क्या करती है, जलाने से बचाती है। बाइकार्बोनेट इसकी अम्लीय रस से यानी कि HCl से यह आमाशय में श्लेष्म का स्त्रावण होता है, वह जो श्लेष्म वो बाइकार्बोनेट इसकी अम्लीय रस से सुरक्षा करता है, परत की हम लिखते हैं यहां पे आंतरिक परत की, आंतरिक परत की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो इनर लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है इनर की तरफ, ये क्या होता है, जो हमारा स्टमक है
वो आवरण जो है ना वो पेरिटोनियम से ढका हुआ रहता है, ठीक है। जो तो इसकी जो इनर लाइनिंग होती है, अंदर की जो जो परत होती है, तो उस पर क्या होता है कि श्लेष्म यानी कि मुकस का और बाइकार्बोनेट की लेयर रहती है। तो उसके वजह से क्या होता है, जो हाईली एसिडिक है ये क्या करेगा भाई, ये तो एसिड है, ठीक है ना, एक तरह का। तो अब एसिड है तो एसिड तो हमारे ऑर्गन को भी डैमेज कर सकता है। जब ऑर्गन को भी कोई हानि पहुंचा सकता है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा अंग है यानी कि जो हमारा आमाशय है, जो कैसा है, एक पेशीय बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अंदर की तरफ लाइनिंग उपस्थित है म्यूकस की और बाइकार्बोनेट की, वो क्या करती है, इस HCl से जलने से इसको बचाती है। आई बात समझ में? चलिए ठीक, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें तो इसमें पेरिटोनियम का आवरण उपस्थित होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं या परिधीय कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन करती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, परिधीय कोशिकाएं तथा क्या कहते हैं इन्हें, और ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं ऑक्जेंटिक कोशिकाएं HCl तथा इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्रावण करती है। ठीक है, हुई बात क्लियर? चलिए अगली हम चर्चा करते हैं इसमें अगले पॉइंट की। तो ये जो परिधीय कोशिकाएं या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती है, ये क्या कर रही है, हाइड्रोक्लोरिक का और इंट्रिंसिक फैक्टर का स्त्रावण कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, इसमें हमारी जो जाइमोजेनिक सेल्स हैं या पेप्टिक सेल्स हैं या चीफ सेल जिनको हम कहते हैं, ये क्या करती हैं, ये प्रोरेनिन और प्रोरेनिन का स्त्रावण करती हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है, जो छोटे बच्चों में दूध का जो पाचन होता है ना, वो प्रोरेनिन के द्वारा ही होता है, ठीक है। रेनिन, जो प्रोरेनिन का स्त्रावण होता है वो चीफ सेल्स के द्वारा ही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, पेप्टिक कोशिकाएं या चीफ सेल्स, चीफ कोशिकाएं, या हम कहते हैं इनको जाइमोजियन कोशिका, जो है वह रेनिन का स्त्रावण करती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हमारे आमाशय के अंदर क्या है, हाइलिक एसिडिक फॉर्म है। इसी के साथ क्या होता है कि इसके अंदर है ना, जो आपको हमने बात करी थी किसकी, ग्रेटर कर्वेचर की और लेसर कर्वेचर की। तो इसमें वक्रीय भाग पर हमें कैसा, लेसर कर्वेचर व
ऊपरी भाग पर हमें ग्रेटर कर्वेचर देखने को मिलता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने क्या क्या देखा कि इसमें पेप्टिक जो कोशिकाएं वो चीफ सेल से जाइमोजिन कोशिका जिनको कहते हैं वो रेनिन का स्त्रावण कर रही हैं। ठीक है, वक्रीय भाग पर हमें लेसर कर्वेचर, वो ऊपरी भाग पर हमें ग्रेटर कर्वेचर इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आप पहले इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे बाद हम आगे चर्चा करते हैं कुछ इसके और पॉइंट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, आपने यहां तक नोट डाउन कर लिया। चलिए अब हम अगली चर्चा किसमें करते हैं, अगली हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो ये जो हमारी पेप्टिक कोशिका यानी कि चीफ सेल और जाइमोजिन कोशिका होती है, ये क्या करती है, रेनिन के साथ साथ में ये पेप्सिनोजन का स्त्रावण भी करती है। तो हम यहां पे एक काम कर लेते हैं, रेनिन का, तथा हम इसको रब करके लिख लेते हैं, रेनिन का व पेप्सिनोजन का, पेप्सिनोजन का भी स्त्रावण करती हैं। ठीक है, साथ ही हम एक चीज और लिख सकते हैं कि यह कुछ मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज व गैस्ट्रिक अमाइलेज का स्त्रावण भी करती है, का स्त्रावण करती है। ठीक है, चलिए, तो अब होता क्या है कि जब कुछ अमाउंट के अंदर ये गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज का भी स्त्रावण कर रही है कुछ मात्रा के अंदर, तो इसमें क्या होगा, हमारे जो आमाशय है, हमारे आमाशय के अंदर क्या भरा हुआ है, HCl है। ठीक है, अम्लीय रस, इसका पीएच कितना है, 1.5 से लेके 1.8 है, हाईली एसिडिक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक अमाइलेज है ये क्या होता है, संदमित हो जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा क्या हो गया, HCl की उच्च अम्लता की वजह से। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं कि HCl की उच्च अम्लता के कारण जो हमारा गैस्ट्रिक अमाइलेज है, गैस्ट्रिक अमाइलेज है, वह संदमित हो जाता है। क्या हो रहा है, संदमित हो जाता है, तथा जो हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, तो जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, गैस्ट्रिक लाइपेज, यह क्या करता है, वसा को पचाने में सहभागिता निभाता है। क्या लिखते हैं हम, वसा को पचाने में सहभागिता दिखाता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। तो इसमें जो ये प्रोरेनिन है, सॉरी जो ये पेप्सिनोजन है और जो ये रेनिन है, तो इसका जो स्त्रावण होता है वो किस में होता है, शिशुओं में होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो रेनिन, प्रोरेनिन हम लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट होगा, रेनिन में। ठीक है, प्रोरेनिन छोटे शिशुओं में, छोटे शिशुओं में उपस्थित होता है। ठीक, वह
यह वयस्क में अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये आपको विजिबल है नीचे वाला पार्ट। चलिए ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो जठरीग्रंथ होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, जठरी रस के साथ साथ में ना हम कह सकते हैं कि कुछ जो जठरी रस के साथ में कुछ चीजों का स्रावण होता है, ठीक है ना, अंतः स्रावण होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जठरीय ग्रंथियों में अंतः स्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती हैं जिन्हें हम आंत्र, हम कहते हैं कि आंतस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। आंतस्रावी ग्रंथियां आंतस्रावी ग्रंथियां नहीं, हम आंतस्रावी कोशिकाएं कह सकते हैं। ठीक है, आंतस्रावी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और ये क्या होती है, इसमें 3 प्रकार की जो है सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, आप यहां तक इसको लिखिए। मैं ये आपने नोट डाउन कर लिया हो तो मैं इसको रब कर सकता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। चलिए, तो इसमें क्या है, 3 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यही 3 प्रकार से होती हैं। 3 प्रकार से होती हैं। ठीक है, पहली हम बात करें डी सेल्स, डी कोशिका। ठीक, दूसरी हम बात करें ईसी सेल्स, ठीक है। तीसरी हम बात करें जी सेल्स, जी कोशिका। ठीक, अब देखिए ये डी कोशिका क्या कर रही है, सोमेटोस्टेनिन, सोमेटोस्टेनिन का सीक्रेशन कर रही हैं। ठीक, उसके बाद जो ईसी सेल्स हैं ये किसका कर रही हैं, यह हिस्टामिन व सेरोटोनिन का स्रावण कर रही हैं। और जो जी सेल्स हैं ये क्या कर रही है, गैस्ट्रिक का गैस्ट्रिन का स्रावण कर रही है। ठीक है, या गैस्ट्रिक कर सकते हैं हम, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिन, कुछ भी हम कहते हैं, गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिन का स्रावण कर रही हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या है, जो सोमेटोस्टेनिन है, सोमेटोस्टेनिन है,
ये क्या करता है, सोमेटोस्टेनिन जो है वो जो आमाशय का जो प्रत है उसमें भी कार्य करता है। जो इसी सेल से हिस्टामिन व सेरोटोनिन है, तो हिस्टामिन सेरोटोनिन क्या कर रहा है, सेरोटोनिन यहाँ पे काम करता है किसा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का, यानी कि जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मतलब संकुचन का कार्य करता है, जो ब्लड का फ्लो होता है उसको संकुचित करता है, ठीक है ना। और जो हिस्टामिन है वो क्या करता है, वेसोडायलेटर का काम करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सेरोटोनिन क्या काम कर रहा है, सेरोटोनिन तो कर रहा है यहाँ पर वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर का कार्य, ठीक है। और जो हिस्टामिन है वो आपका कार्य कर रहा है किसका, वेसोडाइलेटर का, ठीक है। आई बात समझ में। और जो गैस्ट्रीन है, गैस्ट्रीन का जो क्या कर रहा है, ये जी सेल्स जो है किसका स्रावन करती है, गैस्ट्रीन का सिक्रेशन करती है, तो ये अपने गैस्ट्रीन का सिक्रेशन कर ही रहा है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कंप्लीट स्टमक के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। स्टमक के डायग्राम को हमने देख लिया, साथ ही साथ हमने उसके एक एक पार्ट के बारे में समझ लिया, फंडस पार्ट क्या है, बॉडी पार्ट क्या है, पाइलोरिक पार्ट क्या है, ठीक है। और ये ड्यूडेनम देखिए कहाँ जुड़ रहा है, इसमें लेसर कर्वेचर कौन सा है और ग्रेटर कर्वेचर कौन सा है, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली, ठीक है। तो अब हम आप इसको यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, हमारे इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने नोट डाउन कर लिया कंप्लीटली। चलिए, तो मैं इसको रब कर सकता हूँ यहाँ से इस डायग्राम को। चलिए, अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे हमारी इंटेस्टाइन के बारे में, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, आंत। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी हेडिंग, हम बात कर रहे हैं किसकी, आंत की, यानी कि इंटेस्टीन या इंटेस्टाइन, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हमें पता है कि इंटेस्टाइन कितनी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। तो पहली हमारी कौन सी है, पहली है हमारी स्मॉल इंटेस्टीन या इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं, घोटी नहीं है, ये छोटी है, ठीक है, छोटी आंत। आप घ ना समझ लें उसे, वो छ है, ये लीजिए, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है। दूसरा है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बड़ी आंत के नाम से जानते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा कर लें, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये वाला पार्ट भी मैं रब कर देता हूं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। हम बात करेंगे यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, छोटी आंत। सबसे पहले देखिए, ये जो छोटी आंत है ये कैसी है, लंबाई की अगर हम इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि ये 625 मीटर, यह पूरी तरह से 625 मीटर लॉन्ग है, लंबी है, ठीक। दूसरी हम बात करें, यह नलिकाकार
वह कुंडलित होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी है? कॉइल्ड है ना, कॉइल्ड फॉर्म के अंदर यानी कि कुंडलित है। ठीक, अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। यह छोटी आंत तीन भागों में विभक्त होती है। तीन भागों में विभक्त होती है, विभक्त है। कौन कौन से तीन भाग है हम यहां लिख लेते हैं। पहला है हमारा ड्यूडेनम, दूसरा है हमारा जेजुनम, तीसरा है हमारा इलियम। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये तीन भागों में क्या होती है? विभाजित होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? हम बात कर लेते हैं किसकी? हमारे ड्यूडेनम वाले पार्ट की, या इसी में हम आगे बात कर लेते हैं कि छोटी आंत तीन भागों में विभाजित है, ड्यूडेनम में, जेजुनम में और इलियम में। ठीक, चलिए तो ये क्या है? ये पाइलोरस से लेकर, यह पाइलोरस से लेकर जो इलियोसिकल वाल होता है, इलियोसिकल वाल तक फैली हुई रहती है। ठीक है, तो इलियोसिकल वाल तक फैली हुई है। साथ ही साथ इसमें म्यूकस के कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं। म्यूकस में हम कहते हैं कि म्यूकस में कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, यह फोल्ड्स कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं। ये फोल्ड्स सर्कुलर होते हैं, जिन्हें हम पेलिकल फोल्ड्स या फिर पेलिकल फोल्ड या कर्क रिंग, कर्क रिंग या मैंने क्या बोल सकते हैं हमको? पेलिकल फोल्ड या कर्क रिंग की वाल कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या इसमें म्यूकस के कुछ फोल्ड होते हैं जो सर्कुलर होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? पेलिकल फोल्ड्स या फिर कर्क रिंग के वाल भी कहते हैं। इसमें जो विलाई होती है, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि इसमें विलाई भी पाई जाती है। ठीक है, तथा इसमें हम कहते हैं कि रसांकुर उपस्थित होते हैं। रसांकुर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये विलय क्या करती है? अवशोषण के एरिया को यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ाती है। क्योंकि क्या चाहिए? क्योंकि हमारे जो आंत होती है उसमें से क्या है? सरफेस एरिया बढ़ना चाहिए। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा? अवशोषण ज्यादा होगा। ठीक, तो इसमें क्या करती है? जो विलय होती है ये अवशोषण के एरिया को बढ़ाती है। तो हम ये लिख सकते हैं इसमें यह अवशोषण के
भाग को बढ़ाती है। तथा इसमें माइक्रोविलाय भी उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो इसमें क्या है, विलाय भी प्रेजेंट है, इसमें रसांकुर भी उपस्थित होते हैं, ये अवशोषण के भाग को बढ़ाते हैं यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, तथा इसमें माइक्रोविलाय भी उपस्थित होती है। तो बच्चों आज की क्लास में बस हम इतना ही कर पाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ भाग को लेते हुए साथ में हम लार्ज इंटेस्टाइन को भी पूरा जो है कवर अप करेंगे, यानी कि उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही। धन्यवाद।